इकोनॉमिक्स वाली मैडम की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न यूटिलिटी इंडेक्स। अभी किसने दिया था? न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न इन देयर बुक थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर रिटन इन 1944 इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न यूटिलिटी इंडेक्स। Theory helps us to understand how a person make choice under uncertainty and risk. जो न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न यूटिलिटी थ्योरी है वो न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न ने 1944 में अपनी बुक में थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, इस बुक में न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न यूटिलिटी इंडेक्स थ्योरी दी है। और ये थ्योरी हमें ये समझने में मदद करती है कि जब ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें अनसर्टेनिटी हो, रिस्क हो, उस सिचुएशन में जो व्यक्ति है अपना कोई चॉइस, अपना डिसीजन कैसे लेता है। तो फर्स्ट अजम्पशन है रेशनैलिटी। रेशनैलिटी मतलब जो कंज्यूमर है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, न कि सिर्फ एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आपसे कहें कि आपके पास 10 रुपये है, आप निकले हो मार्केट में पेन खरीदने, पर हम आपसे कहें कि नहीं, आप ऐसा करो कि हमारे साथ एक बेट लगा लो, यदि आप जीत गए तो हम आपको 50 रुपये देंगे, और यदि हार गए तो आपके 10 रुपये हमारे हो जाएंगे, और हमें कॉइन फ्लिप करना है। तो क्या आप 10 रुपये लगाएंगे बेट पर? 50-50 चांसेस है, आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। तो यहाँ क्या है, आपके लिए जो पेन की यूटिलिटी है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, वो हाई है, और जो 50 रुपये आप जीत सकते हो जिसके आपके पास 50% चांस है, तो एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू कम है उसकी, और जो आपके लिए यूटिलिटी है उस पेन की, 10 रुपये की जो यूटिलिटी जिससे आप पेन खरीदने वाले हो 10 रुपये से, वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बहुत हाई है। सेकेंड है ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी। मीन्स ए इज चूजन ओवर बी एंड बी इज चूजन ओवर सी, देन ए विल बी चूजन ओवर सी। इसका मतलब है कि यदि आपने ए को चुना, ए और बी ऑप्शन थे तो आपने ए को चुना, फिर बी और सी ऑप्शन थे तो आपने बी को चुना। तो यदि कभी ऐसा होता है कि आपको ए और सी में किसी को चुनना पड़े तो आप ए को चुनेंगे। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक है थम्स अप, एक है माज़ा और एक है फ्रूटी। 3 चीज़ें हो गई, थम्स अप, माज़ा और फ्रूटी। यदि आपने थम्स अप चुना, थम्स अप और माज़ा में थम्स अप चुना है, ओके, और माज़ा और फ्रूटी में आपने क्या चुना है? माज़ा। तो यदि आपको कोई ऐसी चॉइस मिले जहाँ पर कि आपके पास ए यानी कि थम्स अप हो और सी यानी कि फ्रूटी हो, तो आप क्या चुनेंगे? आप चुनेंगे थम्स अप। ओके, ये है कंसिस्टेंसी और ट्रांजिटिविटी कि मतलब इफ ए इज चूजन ओवर बी और बी इज चूजन ओवर सी, देन ए विल बी प्रेफर्ड ओवर सी। थर्ड है इंडिपेंडेंस और नॉन इंटरफेरेंस। यहाँ पे दिया कि ए और बी 2 चॉइस है आपके पास। जैसे हमने यहाँ लिया कि थम्स अप और माज़ा, आपके पास ये 2 चॉइस है और आपने थम्स अप चुन लिया। अब यदि ऐसा होता है कि यहाँ हमने नॉन इंटरफेरेंस लिखा ना, कि कोई ऑप्शन सी ऐड कर दिया जाता है कि आपको थम्स अप के साथ भी एक पेन मिलेगा और जो है माज़ा के साथ भी आपको एक पेन गिफ्ट में मिलेगा। तो आप पेन मिल रहा है इसकी वजह से तो अपने नहीं चॉइस छोड़ दोगे, आप फिर भी क्या चूज़ करोगे? आप थम्स अप ही चूज़ करोगे। तो ये हो गया इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम अदर ऑप्शंस लाइक सी हियर। फोर्थ अजम्पशन है प्रोबेबिलिटी। P लाइज बिटवीन 0 and 1 एंड पर्सन प्रेफर हायर प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए कि आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने गए और आप कोई बेट या फिर आप कोई बेट लगा रहे हो, है ना, और दोनों की जो एंट्री फीस है या जो आपको पे करना है वो सेम है, जैसे कि 100 रुपीज़ ईच टू प्ले अ गेम। ओके, तो आप कौन सा गेम खेलोगे जिसमें आपके जीतने के चांसेस हाई हो, जिसमें आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 हाई हो। जैसे एक में आपके पास चांसेस है कि 0.6% चांस टू विन और दूसरे में चांस है 0.4 टू विन, तो आप क्या चूज़ करोगे? जिसमें 0.6 प्रोबेबिलिटी है ना। तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड पर्सन प्रेफर द ऑप्शन दैट हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। नेक्स्ट वन, पर्सन वांट्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी इन अनसर्टेनिटी एंड रिस्की सिचुएशन।
यहाँ पे हमने बात की ना कि पर्सन जो है रेशनल है और वो क्या करेगा, मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो यही कह रहा है फिफ्थ जो हमारी एजम्पशन है कि पर्सन अपनी जो है यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। किस सिचुएशन में, अनसर्टेनिटी और रिस्की सिचुएशन में पर्सन अपनी यूटिलिटी को अधिक से अधिक मैक्सिमाइज करना चाहता है। अब हम न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न यूटिलिटी इंडेक्स को बनाते कैसे हैं वो स्टेप्स देख लेते। तो सबसे पहले हमें गेम खेलने वाले, उसकी एंट्री फी है 3000 रुपीज़। ओके, अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ NM यूटिलिटी इंडेक्स स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटीज़ किसकी फाइंड करेंगे हम गेम खेल रहे थे, या तो हमारी जीत होगी या हमारी हार होगी, विन और लूज। तो हमने प्रोबेबिलिटीज़, फर्स्ट स्टेप न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करना है। तो विन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। जीतने की संभावना प्रोबेबिलिटी 0.6 है और हारने की संभावना कितनी है, 0.4। सेकेंड स्टेप है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कि हमें कितने रुपए गेन और लॉस होने वाले। तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कितनी है हमारी, एम। विन, यदि हम जीत जाते हैं, हमने 3000 रुपये की बेट लगाई और हम जीत गए तो हमें कितने मिलेंगे, 5000 रुपये। और यदि हम हार गए तो हमें कंपनसेशन कितने मिलेगा, 10 रुपये। थर्ड स्टेप है फाइंड आउट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। तो यहाँ हमने एक्सपेक्टेड यूटिलिटी लिख ली कि यदि हमारी जीत होती है, हम 5000 रुपये जीते, तो 5000 रुपये की यूटिलिटी कितनी है हमारे लिए, उसकी यूटिलिटी है 500 यूनिट्स। और यदि हम हार गए और हमें सिर्फ कंपनसेशन के तौर पे 10 रुपीज़ मिले, हमने दिए कितने थी एंट्री फी 3000 और हमें कंपनसेशन कितना मिला, यदि हम हार गए तो 10 रुपये, तो उसकी 10 रुपये की यूटिलिटी कितनी है, 1 यूनिट। ओके, फोर्थ स्टेप है NM इंडेक्स कैलकुलेशन। अब हम आते हैं न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब हम वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले हम NM इंडेक्स जो बनाएंगे उसमें हम मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और NM इंडेक्स फिर हम बनाएंगे उसमें हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न इंडेक्स NMI इंडेक्स बनाया है, किसके लिए, टू फाइंड एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, कि हमें एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमने ये ली 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मॉनेटरी वैल्यू, कि हमें मॉनेटरी वैल्यू कितनी मिलेगी यदि हम जीत गए तो। फिर जो है प्लस 1 माइनस पी, कि हमारे हारने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, इफ पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड then 1 minus p is probability of losing game. So probability of loss is 0.4 into monetary value when we lose. तो monetary value यदि हम हार गए तो कितनी होगी, 10 होगी। इसे ऐसा समझिए कि हमारी जो probability है, probability to win कितनी है, 0.6, हमने यहाँ लिख लिया 0.6। फिर हमारा है यदि हम जीते तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, हम जो विन करते, W मीन्स विनिंग एंड M मीन्स हमने यहाँ लिखा है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू M। तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फ्रॉम विनिंग द गेम इज ₹5000, यहाँ हमने लिखा है 5000। देन प्लस 1 माइनस पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, कि हमारी हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ हमने लिखा है 0.4, तो यहाँ हमने लिख दिया 0.4 इंटू मॉनेटरी वैल्यू व्हेन वी लूज। तो मॉनेटरी वैल्यू कितनी होगी, यदि हम हार गए तो 10 रुपीज़ हमें मिलेंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया 10। अब हमने इसका सॉल्यूशन किया तो 0.6 इंटू 5000 प्लस 0.4 इंटू 10, तो ये हमारा आ गया 3000 प्लस 4। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ गई वो निकल के आ गई 3004 रुपये। ये हमारी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आई। तो हमने इसे एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को इस M वाले सेक्शन में यहाँ कॉलम में लिख दिया। अब न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न इंडेक्स फॉर व्हाट, फॉर टू फाइंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। अब हम जो इंडेक्स बना रहे हैं उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेक्टेड
यूटिलिटी। तो वही है कि प्रोबेबिलिटी हमने ली, प्रोबेबिलिटी किसकी, व्हेन वी विन, यूटिलिटी ऑफ विनिंग द मॉनेटरी वैल्यू, एंड प्लस 1 माइनस पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इनटू यूटिलिटी व्हेन वी लूज द गेम, यूटिलिटी ऑफ मॉनेटरी वैल्यू व्हेन वी लूज द गेम। प्रोबेबिलिटी जब हम जीत गए तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, हमारे जीतने की संभावना 0.6, और उससे हमें जो 5,000 रुपये मिलने वाले जीतने, तो उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है, यहाँ हमने यू लिखा है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम विनिंग द गेम, 5,000 रुपये यदि हम जीत गए तो उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी हुई हमारे लिए 500, तो हमने 0.6 इंटू 500 लिख दिया, प्लस 1 माइनस पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, probability of losing the game is 0.4, and utility when we get monetary value after losing the game। तो हम हार गए तो हमें जो मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हमें 10 रुपये जो मिल रहे हैं उसकी यूटिलिटी कितनी है। सो यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू व्हेन वी लूज, यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू व्हेन वी लूज द गेम। तो हमने यहाँ लिया विनिंग की हमारी प्रोबेबिलिटी है 0.6 और जीत जाते हैं तो 5,000 की हमारे लिए यूटिलिटी कितनी 500 यूनिट, प्लस यदि हम हार गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, और हम हार गए तो हमें कितने रुपए कंपनसेशन मिलेंगे, सिर्फ 10 रुपये वापस मिले, तो 10 रुपये की यूटिलिटी कितनी हुई, यहाँ पे हमने लिखा है 1, तो हमने लिख दिया 1। अब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो ये आ गया हमारा 300 प्लस 0.4, टोटल आ गया 300.4। ये क्या आ गया हमारा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 304 एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो जो हमने स्टेप्स लिखी थी कि न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, टेबल में लिख ली, फिर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हारने और जीतने पे कितने कितने रुपए मिलने वाले हैं वो लिख लिया, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो हमारे हार जीत पे हमें जो रुपए मिलेंगे उसकी यूटिलिटी हमारे लिए उपयोगिता कितनी है वो हमने यहाँ लिख लिया कॉलम में। फिर हमने कैलकुलेशंस कर ली, एनएम इंडेक्स की कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के लिए भी कर ली और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी मिलेगी हमें वो भी कर ली। तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हमारी आई 3,004 रुपये और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आई हमारी इंडेक्स के कैलकुलेशन के थ्रू 300.4 300.4। अब हमारे पास क्या बचा है, एक स्टेप, ये हमें बनाना है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पर्सन जो है वो अनसर्टेनिटी है यहाँ पे और रिस्क है, तो वो पर्सन रिस्क लेगा, रिस्क नहीं लेंगे, या फिर रिस्क न्यूट्रल है, मतलब कि रिस्क ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सन क्या सोच सकता है कि 3,000 रुपये जो है उसकी जो यूटिलिटी है मेरे लिए वो तो 300 रुपये है, वो 300 यूनिट्स है। 3,000 यदि मैं जीत जाऊँ तो 300 यूटिल्स उसकी जो है यूटिलिटी होनी चाहिए इस टेबल के हिसाब से। लेकिन क्या पता हमारे लिए 3,000 की वैल्यू 300 यूटिल से भी ज़्यादा हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम गेम खेलने से मना कर देंगे। दूसरी सिचुएशन है कि हमने यहाँ देखा कि हमें एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कितनी है 3,004 रुपीज़, मतलब कि यदि हम जीत गए तो देखो हमें इतना एक्सपेक्टेड है कि हाँ हम इतना जीत जाएंगे, है ना, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। तो फिर हमने पे कितना किया है 3,000, तो जो हमारी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है 3,004 इज ग्रेटर देन 3,004 रुपीज़। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू थ्रू गेम NM utility index is greater than entry fee of rupees 3,000. So person can think that yes I have to play a game. So यहाँ कंडीशन एक ही है कि पर्सन रिस्क न्यूट्रल है, वो या तो रिस्क ले सकता है या नहीं ले सकता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे उसे 3,000 रुपये पे करने हैं और उसने एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कितनी निकाली 3,004, तो यहाँ उसे 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो क्या सोच सकता है कि नहीं मुझे तो गेम खेल लेना चाहिए, अच्छा है मेरे लिए गेम, मैं 4 रुपये तो एक्स्ट्रा पाऊंगा, है कि। कंस्ट्रक्शन ऑफ NM यूटिलिटी इंडेक्स देखा,
उसमें हमने देखा कि हमने कैसे प्रोबेबिलिटीज फाइंड की, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फाइंड की और मॉनेटरी वैल्यू के रेस्पेक्टिव उनकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फाइंड आउट की। फिर NM इंडेक्स बनाया हमने जिसमें कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी वो फाइंड की। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करके देखें। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिया है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, दिस एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज 1000, 2, 3, 4, 5000, 0 to 5000। ओके, 5000 हमने यहाँ पे लिया है। एंड जो हमारी यूटिलिटी है वो हमने वाई एक्सिस पे ली है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 100, 200, 3, 4, 5 एंड 600। ओके, अब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे थे कि जब हमारे पास एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 10 है तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए है 1। तो ये 10 और 1 यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है कि अब हमारे पास जैसे हमारी मॉनेटरी वैल्यू हमारे पास आई 3400 रुपीज़, तो ये मॉनेटरी वैल्यू एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू यहाँ पे आ गई कहीं और उसके रेस्पेक्टिव हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही है 300.4। तो हमने यहाँ पे कर लिया 304। अब हमें एक पॉइंट ये मिल गया, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा ये था, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े ग्राफ में तो हमारे पास कितना है 5000 रुपीज़ मैक्सिमम दैट वी कैन गेट एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। हमारे पास जो हमें हाईएस्ट मिल सकता है वो कितनी मनी है 5000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे ले लिया 5K। ओके, 5K और हमें उससे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है हमारी 500। तो हमने यहाँ 500 ले लिया और यहाँ कितने 500 यूटिलिटी हमारी कितने की है 5000 रुपये की। 5000 रुपये की हमारी यूटिलिटी 500 यूनिट्स है। तो अब हमने ये जो हमें 1 यहाँ पर हम इसे ले लेते A, B एंड C पॉइंट्स जो मिले हैं, हमने उन पॉइंट्स को मिला लिया तो हमें एक मिल गई एक स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर कर्व हमें मिल गया। अब ये लीनियर कर्व इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन जो है रिस्क न्यूट्रल है। अब वो रिस्क न्यूट्रल है मतलब कि वो क्या कह सकता है कि हम रिस्क ले भी लेंगे या रिस्क नहीं भी लेंगे, मतलब वो दोनों तरफ चल सकते हैं ना। तो वो व्यक्ति जो है दो तरीके से सोच सकता है। पहली बात तो क्या सोच सकता है कि चलो रिस्क ली जाए, टेक रिस्क एंड प्ले द गेम, प्ले द बेट। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे 3004 रुपये मिल रहे हैं जबकि मुझे पे कितना करना है 3000 रुपये। तो 3004 तो ग्रेटर देन दिस एंट्री फी 3000 रुपीज़, तो ही कैन प्ले अ बेट। सेकेंड वो ऑप्शन क्या सोच सकता है अपने माइंड में कि नहीं मुझे गेम नहीं खेलना। अब जैसे मान लीजिए एक कंडीशन है कि उसके पास जो रुपए है 3000, तो वो उसे जाकर अपनी कॉलेज की फीस जमा करनी या किसी व्यक्ति को देना है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अब बताइए उसके लिए 3004 रुपये जितना ज़्यादा बड़ी बात होगी या वो 3000 रुपये की यूटिलिटी ज़्यादा होगी कि जो उसे कॉलेज में अभी तुरंत जाकर फीस सबमिट करनी है या उसे सेमेस्टर का फॉर्म भरना है या किसी को इमरजेंसी है तो उसे मेडिकल उसकी हेल्प करनी है, तो मेडिकल एक्सपेंस के लिए उसे 3000 रुपीज़ चाहिए। तो समझ रहे हैं ना आप यहाँ पर जो 3000 रुपये की यूटिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और जो 3004 रुपये की यूटिलिटी होगी जो वो जीत सकता है, मतलब जो उसके एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी उसकी यूटिलिटी कम होगी। तो इस केस में वो जो है इस बेट को खेलना अवॉइड कर सकता है, रिस्क को अवॉइड कर सकता है। तो पर्सन रिस्क न्यूट्रल है। अब पर्सन के ऊपर डिपेंड है कि उसके लिए 3000 की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है कि 3004 रुपये की यूटिलिटी ज़्यादा है। पर्सन के ऊपर डिपेंड है कि वो माइंड में क्या सोचता है कि मुझे 3004 रुपये चाहिए, 3000 रुपये की बेट लगाकर, या मेरे पास जो 3000 रुपये है वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखते। तो अब ये पर्सन अपने दिमाग में लगाएगा कि मुझे क्या करना है। अब हम रिस्क न्यूट्रल पर्सन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक पर्सन जो है वो जॉब में है और उसकी जो करंट जॉब है वो है 20,000 रुपये की। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो एक नई जॉब ज्वाइन कर सकता है ना। यदि वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है नई जॉब में तो उसे मिलेंगे 30,000, और यदि वो
अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है अपनी नेक्स्ट जॉब में, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 10,000। अब या तो उसको 30,000 मिलेंगे या 10,000, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इक्वल है 0.5 मतलब 50% चांस है कि वो नेक्स्ट जो जॉब में है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि उसके पास करेंट जॉब का एक्सपीरियंस है। और हो सकता है कि वो अगली जो जॉब हो उसकी उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म ना करे, क्योंकि क्या पता जो करेंट जॉब वो अभी कर रहा है और जो अगली जॉब वो करने वाला है उन दोनों में जो चाहिए है स्किल्स वो अलग अलग हो। तो स्किल सेट नहीं मिलने से अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सैलरी भी कम हो जाएगी, और इसके चांस कितने हैं, 50%। और जो इनकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है तो 30,000 रुपीज़ की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है वो है 75, और जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू मीन्स 10,000 रुपीज़ जो है उसकी जो है यूटिलिटी 45 है, 45 यूनिट, 75 यूनिट। अब हम इसका अपना जो है न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न इंडेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हमने कौन सा अप्रोच लिया है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, P प्रोबेबिलिटी इनटू मॉनेटरी वैल्यू ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इनटू मॉनेटरी वैल्यू ऑफ व्हेन ही लूज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है, 0.5, और विन हुआ तो उसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 30,000 रुपीज़, और लूज करने की क्यों परफॉर्मेंस अच्छा ना करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, यहाँ 0.5, और उसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज़, तो यहाँ 10,000। हमने इसे आगे सॉल्व किया तो 15,000 प्लस 5,000 20,000 एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ गई, हमने 20,000 यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब जो है न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न इंडेक्स अप्रोच थ्रू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड यूटिलिटी व्हेन ही विन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, 1 माइनस p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इनटू यूटिलिटी व्हेन ही लूजेस द गेम, और so probability of winning is 0.5 and expected utility 75। जब वो जीत अपनी जो उसने सोचा था कि मेरे साथ अच्छा होगा, तो अगर वो विन कर जाता, वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, उसमें 30,000 उसको रुपीज़ मिलेंगे, और उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है, 75। तो 0.5 इंटू 75 प्लस उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5, और उसकी यूटिलिटी कितनी होगी उसके लिए, 45। तो 5.5 इंटू 45, तो यहाँ पे आ गया 37.5 प्लस 22.5 इज इक्वल टू 60। तो उसकी जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ गई वो आ गई 20,000, और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ गई 60,000। अब इसे हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया, यहाँ पे हमने लिया एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000, एंड यहाँ पे हमने लिया है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 15, 30, 45, 60 एंड 75। तो सबसे पहले 10,000 की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है, 45, तो 10,000 यहाँ और 45, एक पॉइंट हमें ये मिल गया ए। फिर सेकंड है हमारे पास 20,000, उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है 60, तो दूसरा पॉइंट हमें मिल गया बी ये। और तीसरा है 30,000, उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है 75, तो हमें मिल गया पॉइंट सी। अब हमने इनको ज्वाइन किया तो हमें मिल गया एक कर्व ओ यू। तो ओ यू कर्व क्या है, ये है लीनियर कर्व, और पर्सन जो है वो क्या हो गया हमारा, रिस्क न्यूट्रल। अब या तो अगर उसकी स्किल्स बहुत अच्छी होगी, जो उसने प्रेजेंट जॉब में काम कर रहा है वही स्किल्स उसकी नेक्स्ट जॉब में नीडेड होगी। जैसे कोई व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है, HDFC में काम कर रहा है, अब उसके पास ऑप्शन है कि वो एक्सिस बैंक में जा सकता है, तो चूंकि बैंक का काम है तो क्या पता उसे एक्सपीरियंस हो, तो उसकी स्किल्स हो उसमें, तो अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे 30,000 रुपीज़ नेक्स्ट जॉब में एक्सिस बैंक में मिलेंगे, उसकी यूटिलिटी 75 होगी। और यदि वो ठीक से काम नहीं करता है, मतलब वो जॉब करता था फूड कंपनी में, अब उसके पास ऑफर है बैंक की जॉब का एक्सिस
बैंक में जॉब का, तो अगर वो अच्छा सेल्समैन वहाँ साबित नहीं हुआ है ना, कहाँ, बैंक की जॉब में, तो उसकी जो है मनी कम हो जाएगी, उसकी पेमेंट, और कितनी रह जाएगी, 10,000, और उसकी यूटिलिटी कितनी है, 10,000 रुपीज़ की 45। हमने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट कर लिया और देखा कि हमें जो कर्व मिला है ये ओ यू कर्व, वो कर्व कैसा है, वो कर्व एक लीनियर कर्व है। ओके, अब पर्सन रिस्क न्यूट्रल है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो कर्व है हमारा ओ यू, ये जरूरी नहीं कि ये ओरिजिन मतलब यहाँ 0 से ही शुरू हो, ये वाई एक्सिस पे कहीं से भी शुरू हो सकता है। और ये पर्सन जो है रिस्क न्यूट्रल है। ये पर्सन यदि स्किल सेट इसकी अच्छी हुई, जो जॉब उसको चाहिए है वहाँ पर जो अभी इसके पास प्रेजेंट स्किल है वही स्किल्स की ज़रूरत है, तो ये पर्सन रिस्क ले सकता है, न्यू जॉब में जा सकता है। और यदि फूड कंपनी में काम कर रहा है और वो बैंक की जॉब का ऑफर है, तो सेल्समैन, तो फूड का सेल्समैन होना और जो क्रेडिट कार्ड, बैंक में जो क्रेडिट कार्ड के सेल्समैन होना, उन दोनों में फ़र्क है। तो उसके पास वो स्किल्स तो नहीं होगी, तो वो यदि वहाँ गया है तो वो लूज़ कर जाएगा और उसको सिर्फ 10,000 रुपीज़ मिलेगी। तो वो इन दोनों चीज़ों को सोच सकता है और वो फिर डिसाइड कर सकता है कि मुझे क्या करना है, या तो प्रेजेंट जॉब में रहना है, या फिर मुझे अब जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें जाना चाहिए, या जो जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है उसमें नहीं जाना चाहिए। यदि नहीं जाता इसका मतलब वो प्रेजेंट जॉब में रहेगा, और यदि चला जाता है इसका मतलब उसने प्रेजेंट जॉब छोड़ दी। तो ये पर्सन जो है रिस्क न्यूट्रल है कि वो जा भी सकता है न्यू जॉब में, या फिर वो नहीं भी जा सकता न्यू जॉब में, अपनी प्रेजेंट जॉब को ही कंटिन्यू कर सकता है। रिस्क लवर पर्सन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एग्जाम्पल वही लिया है, यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड जो यूटिलिटी है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, उनकी वैल्यूज चेंज की हुई है। तो हमारा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन और प्रोबेबिलिटी ऑफ विन एंड लूज तो सेम है। तो जो हमारा न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न इंडेक्स थ्रू एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, वो तो हमारी सेम रहेगी 20,000। और चूंकि हमने यहाँ पे सिंस वी हैव चेंज्ड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी वैल्यू, सो अवर न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न इंडेक्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी वैल्यू विल बी चेंज। यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड यूटिलिटी चेंज कर दी है, इसलिए हमारा न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इंडेक्स होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ विन 0.5 इंटू यूटिलिटी ऑफ विनिंग। तो यदि हम जीत गए, 30,000 हमें मिल गया, हमने अच्छा परफॉर्म किया जॉब में और हमें 30,000 मिले, तो उसकी यूटिलिटी कितनी है, 90। तो हमने यूटिलिटी यहाँ पे लिख ली 90 यूनिट्स प्लस 0.5, 1 माइनस p मीन्स probability of losing, means if we doesn't perform according to the standard, then we will get deduction in our salary, so we will get only 10,000 rupees, and the expected utility we get from that 10,000 rupees is 20 units। तो यदि हमने 1 माइनस पी, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। इसमें यदि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारी सैलरी कम हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, और 10,000 की जो यूटिलिटी है वो कितनी है, 20 यूनिट्स। तो हमने ये फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख ली है, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया है 45 + 10 = 55। तो इसका मतलब है कि हमारी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो हमें मिल सकती है एवरेज, वो है 20 के, और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम दैट 20,000 इज 55। अब यहाँ हम ग्राफ में देखिए कि हमें 20,000 सैलरी प्रेजेंट है, हमारी जो जॉब है उसमें प्रेजेंट जॉब में हमें 20,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, और हमारी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, जो हमें यूटिलिटी अभी मिल रही है वो है 40 यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे जो हमें यूनिट्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मिलेगी वो क्या बताइए, वो हो गई 55। तो हम यहाँ पर ग्राफ में दो चीज़ें प्लॉट करेंगे। एक तो हमने प्लॉट किया अपना 40, जो हमें 40 यूनिट्स मिल रहा है 20,000 से, तो 40 यूनिट्स प्लॉट किया। फिर 20,000 से हमें 55 यूनिट्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, तो हमने वो भी यहाँ पे 55 यहाँ प्लॉट किया हुआ। तो अब हम देख लेते हैं 10,000 पे हमारी कितनी यूटिलिटी है, 20।
तो हमने यहाँ 20,000 और यूटिलिटी 20, ये हमें पॉइंट मिल गया ए। अब हमने देखा कि जब हम 20,000 पे गए तो हमें यूटिलिटी कितनी मिली 55, तो हमने यहाँ एक पॉइंट बना दिया कि 55 यूटिलिटी हमें मिलेगी। बाकी जहाँ पर हम पहले थे कि हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही थी 40, तो हमने ये पॉइंट बी कर दिया। अब हम देखेंगे कि 30,000 रुपीज़ से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है 90, तो हम यहाँ पे आ गए 90 पे, ये हमारा हो गया पॉइंट सी। अब हमने ए बी और सी पॉइंट्स को मिलाया तो हमारा जो कर्व आ गया वो आ गया कॉन्वेक्स कर्व। तो इसका मतलब क्या है कि पर्सन जो है वो रिस्क लवर है। कैसे? क्योंकि देखिए रिस्क लवर है यानी कि वो न्यू जॉब को ज्वाइन करेगा। क्यों ज्वाइन करेगा? ये देखिए गेन, उसको गेन कितना हो रहा है, वो 40 यूनिट्स पे था, तो अब वो कहाँ चला गया 90 यूनिट्स पे चले गए। तो 40 से 90 जाने पर उसका एक्स्ट्रा कितनी मिली, उसकी जो गेन हुआ वो 50 यूनिट्स का हुआ। और यदि वो लॉस देखे तो उसका लॉस कितना होगा 40 से 20 आने पे, कि यहाँ 40 यूनिट्स है तो 40 यूनिट से 20 यूनिट आने पे ओनली 20 का लॉस होगा। तो गेन फ्रॉम द ज्वाइनिंग न्यू जॉब इज मोर देन लॉस ऑफ ज्वाइनिंग न्यू जॉब। तो इसलिए पर्सन जो है न्यू जॉब को ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसे 50 यूनिट्स की गेन हो रहा है यूटिलिटी में। और यदि वो लॉस कर जाता है कि 20,000 उसकी प्रेजेंट सैलरी है, अभी उसको पर्सन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसे 30,000 मिलेंगे, और जो 30,000 की यूटिलिटी है वो कितनी है 90, तो वो 40 से 90 पे गया मीन्स कितना, ये जो हमारा एरो है ये कितना गेन हुआ, ये उसका गेन है 50 का। और यदि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उसे लॉस हो गया उसकी जॉब में, तो वो 40 से 20 यूटिलिटी पे आ जाएगा, 20,000 से 10,000 पे आ जाएगा, और 10,000 की यूटिलिटी कितनी है 20, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको कितना नुकसान होगा, ये होगा -20, और यहाँ पे गेन कितना होगा +50। तो +50 इज ग्रेटर देन -20, और 20 यूनिट्स लॉस ऑफ यूटिलिटी। सो पर्सन इज अ रिस्क लवर। अब हम रिस्क एवर्ट पर्सन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एज इट इज़ है, हमने क्या चेंज किया है, हमारी एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज़ की वैल्यू चेंज की है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है वो तो सेम रहेगा 20,000, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटीज़ और जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है वो सेम है, तो ये फार्मूला सेम रहा और इसका रिजल्ट 20,000 दिया है। चूँकि हमारी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू चेंज हुई है तो यहाँ के फॉर्मूले में हमारी वैल्यू चेंज आएगी। पी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है 5, और यूटिलिटी फ्रॉम विन कितनी है 60, तो हमने यहाँ लिखा 60 यूनिट्स। फिर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज 1 माइनस पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितनी है 0.5, और यूटिलिटी फ्रॉम लूजिंग जो हम लूज कर दिया हमें कम मिलेगा सैलरी यदि हम अच्छा काम न करें तो हमें जो सैलरी कम मिलेगी यानी कि 10,000 मिलेगी, उसकी यूटिलिटी कितनी हुई 30, तो हमने यहाँ पे लिखा 30। अब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 30 + 15, ये 45 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें इनिशियली हमारी सैलरी कितनी थी, जो व्यक्ति उसकी सैलरी कितनी थी 20,000, और यूटिलिटी कितनी मिल रही थी उसे 50 यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है वो तो 20 के है, और जो उसे यूटिलिटी मिल रही वो कितनी है 45, तो यूटिलिटी जो अब मिल रही है उसे 45 वो पहले 50 की अपेक्षा कम है। तो इसका मतलब पर्सन क्या होगा, रिस्क लवर होगा, रिस्क न्यूट्रल होगा नहीं, वो पर्सन होगा रिस्क एवर्सन। पर्सन क्या करेगा, रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आई है 45, वो उसकी प्रेजेंट यूटिलिटी 50 से कम है। अब हम इसे ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। 10,000 पे हमारी यूटिलिटी कितनी है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 30, तो हमने यहाँ एक्स एक्सिस पे एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू लिया, वाई एक्सिस पे एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज लिया।
10, 20, 30, 40, 50, 60 तक एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ले ली हमने, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू लिया हमने एक्स एक्सिस पर। 10,000 की हमारी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है 30, तो हमने 10,000 और यहाँ 30 मिलाया, हमें पॉइंट मिल गया ए, ये हमारा पॉइंट हो गया ए। अब 20,000 पे हमारी जो यूटिलिटी हमें एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मिली वो कितनी है 45, तो हमने एक पॉइंट 45 पे ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ओके। और 20,000 पे जो हमारी प्रेजेंट जॉब में यूटिलिटी है वो कितनी है 50, तो हमने 20K पे एक पॉइंट यहाँ 50 पे ड्रॉ कर लिया, और 20K पे एक पॉइंट यहाँ पे 45 ड्रॉ कर लिया, ओके। अब 30,000 की हमारे लिए यूटिलिटी कितनी है 60, तो हमने 30,000 रुपीज़ ये और 60 यूटिलिटी, ये हमें पॉइंट मिल गया सी, हमारे पॉइंट बी। हमारी प्रेजेंट कितनी इनकम है 20,000, जो पर्सन है उसकी इनकम कितनी है 20,000, और उसकी जो एक्सपेक्टेड उसकी जो प्रेजेंट यूटिलिटी है वो है 50, तो हमने यहाँ 50 ले लिया, 20,000 की प्रेजेंट जो यूटिलिटी है वो 50, ये हमारा पॉइंट बी है। और जो हमने 45 लिया वो तो हमें एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है कि हमें इतनी मिल सकती है, तो हमने अपने इन पॉइंट्स को ए, बी एंड सी को जो हमने ज्वाइन किया, तो हमें एक कर्व मिल गया ये हमारा कर्व है ओ यू कर्व, जो कि कैसा है कॉनकेव कर्व है। और कॉनकेव कर्व यानी कि पर्सन जो है, पहला पॉइंट क्या हो गया वो रिस्क एवर्स हो गया, दूसरा क्या है पर्सन विल नॉट ज्वाइन न्यू जॉब बिकॉज दूसरा पॉइंट जो है उसका एक पॉइंट यहाँ पे हमने अब नेक्स्ट है कि गेन कितना है, उसकी प्रेजेंट में 50 है, और यदि 30,000 हुई तो उसकी यूटिलिटी कितनी होगी 60। यदि वो 50 यहाँ पर 50 से यदि 60 जाता है तो उसकी यूटिलिटी कितनी बढ़ेगी, उसकी यूटिलिटी प्लस 10 बढ़ेगी। और यदि वो 30 ना जाकर उसकी सैलरी यदि न्यू जॉब में कम हो जाती 10,000 हो जाती, तो उसकी यूटिलिटी कितनी होगी उसके लिए 30 यूनिट्स, तो हमने यहाँ पे लिया 30 यूनिट्स। अब वो 50 यूनिट्स उसकी यूटिलिटी प्रेजेंट में है, और यदि वो 30 यूटिलिटी पे चला गया तो उसकी यूटिलिटी बहुत कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, वो 20 कम हो जाएगी। तो गेन कितना हो रहा 50 से 60 जा रहा, तो ओनली 10 का, जो कि कम है, लेस देन। लॉस कितना हो रहा 50 से 30 आने पे लॉस कितना हो रहा 20 का, तो लॉस गेन फ्रॉम दिस गेन इज लेस देन लॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए उसकी प्रेजेंट में कितनी है यूटिलिटी 20,000, जो उसको सैलरी मिल रही है उसकी यूटिलिटी 20,000 की 50 है। 20,000 की यूटिलिटी हमने यहाँ 50 लिख लिया, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यदि उसे 30,000 सैलरी मिलती है, बढ़ गई, तो उसे यूटिलिटी कितनी मिलेगी 60, तो 60 मिलेगी। हम यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ लाइन ड्रॉ की, तो 50 से यहाँ जाने पे ये देखिए सिर्फ इतना ही तो बढ़ा है, ओनली 10 यूनिट्स। और यदि उसकी सैलरी कम हो जाती 20 से घट करके 10 हो जाती, तो यूटिलिटी कितनी हो गई 50 से 30 पे आ गया, तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नीचे की ओर, यहाँ से यहाँ। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये जो डाउनवर्ड एरो वो बड़ा है और जो अपवर्ड एरो वो छोटा, इसका मतलब हमें गेन कम होगा और जो लॉस है वो कम होगा। डाउनवर्ड एरो ये देखिए हमारा, ये डाउनवर्ड एरो जो कि 50 से 30 पे आया, इट इज ग्रेटर देन द अपवर्ड एरो, मीन्स लॉस ऑफ यूटिलिटी इज ग्रेटर देन गेन ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो पर्सन क्या होगा, रिस्क एवर्ट होगा, रिस्क को अवॉइड करेगा, पर्सन जो है न्यू जॉब ज्वाइन नहीं करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक देखिए ट्रिक है, कॉनकेव। केव का अर्थ क्या होता है, केव का मीनिंग होता है ना गुफा। तो जब हम किसी चीज से बच रहे होते हैं तो हम कहाँ जाके छुप जाते, गुफा में, केव में जाके छुप जाते। तो ये पर्सन क्या है, वो रिस्क नहीं लेगा और इसलिए वो कहाँ जाके छुप जाएगा, केव में जाके छुप जाएगा। पर्सन क्या है, रिस्क एवर्स है, ये रिस्क को अवॉइड करेगा, कोई आपदा आ रही है उसको अवॉइड करेगा और कहाँ जाकर छुप जाएगा, केव में। तो पर्सन क्या हुआ, रिस्क
रिस्क अवॉइडर हुआ, रिस्क एवर्स हुआ, और जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा कॉनकेव ग्राफ। एक ही न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये टेबल वही है जो हमने इससे पहले बनाई है, और ये इसका हमने एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम न्यू जॉब, ये यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट केस है हमारे पास जहाँ पे उसकी प्रेजेंट अर्निंग है 20K और उसकी यूटिलिटी है 20K की 60, तो पर्सन जो है रिस्क न्यूट्रल होगा। कैसे, यहाँ पे हमने देखा कि हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू लिया एक्स एक्सिस पे, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की वैल्यूज ली वाई एक्सिस पे, एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज। फिर हमने 10,000 की यूटिलिटी यहाँ 45 है हमारी, तो हमने यहाँ 45 ड्रॉ किया। फिर 20,000 की यूटिलिटी प्रेजेंट में कितनी है 60, और हमारी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ न्यू जॉब भी कितनी आई है 60, तो 20,000 की यूटिलिटी 60 लिया। फिर 30,000 की यूटिलिटी यहाँ पे देखिए 75 है, तो हमने यहाँ 75 लिया। जब ए बी और सी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो हमें मिला EU कर्व, जो कि लीनियर कर्व है। तो हमें पता चला कि प्रेजेंट यूटिलिटी 60 और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी भी 60 है। तो पर्सन को नो फियर और नो हैप्पीनेस बिकॉज यूटिलिटी रिमेन्स सेम of rupees 20,000. Now case 2, present earning 20,000 but present utility is 70 and we have calculated expected utility is 60 but हमारी present utility कितनी है 70 और हमारी expected utility कितनी आई है 60। तो हमारा ग्राफ जो है 10,000 पे 45 यूटिलिटी, 20,000 पे हमारी प्रेजेंट कितनी है 70 यूटिलिटी और एक्सपेक्टेड कितनी है 60, तो हमारा बी और डी पॉइंट मिल गए। अब हमने देखा कि 30,000 की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 75, जैसे कि हमारा ये ग्राफ में दिखाया गया है सब कुछ हमारा वैसा ही रहने वाला है, बस हमने यहाँ प्रेजेंट यूटिलिटी चेंज की है 70। तो अब हम ए बी और सी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल रहा है कॉनकेव कर्व। तो पर्सन जो है वो रिस्क एवर्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए प्रेजेंट यूटिलिटी 70 है, 70 ये लाइन 70 की, तो 70 से यदि वो रिस्क लेता है और उसे न्यू जॉब में प्रॉफिट होता है, यदि है ना रिस्क लेने से उसे प्रॉफिट होता है, तो उसे सिर्फ 75 यूटिलिटी गेन होगा, जो कि 70 से 75 जाने पे ओनली गेन कितना हुआ, ओनली 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा मिली उसको। लेकिन यदि उसे लॉस हो गया तो बी पॉइंट वो 20,000 से कहाँ आ जाएगा 10,000 पे, और उसकी यूटिलिटी 70 से आ जाएगी 45 पे, तो कितने का लॉस हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा 25 का। तो लॉस ऑफ यूटिलिटी इज ग्रेटर देन गेन ऑफ यूटिलिटी, फियर ऑफ लूजिंग 25 इज ग्रेटर देन हैप्पीनेस ऑफ गेनिंग यूटिलिटी। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे कि हमने ए बी एंड सी पॉइंट्स को ही क्यों ज्वाइन किया, हमने ए डी या सी पॉइंट को क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि यदि हम इसे ज्वाइन करते तो देखिए आपको एक लीनियर कर्व मिलेगा, है ना, तो फिर हमें इसमें पता नहीं चल पाता कि पर्सन न्यूट्रल है या रिस्क एवर्स है। लेकिन ये जो हमारा ये ए बी और सी कर्व जो वो हमारी जो हमें श्योरिटी है कि वो हमें मिलेगी ही मिलेगी, उस यूटिलिटी को, टोटल यूटिलिटी को शो कर रहा है। और जो ए डी और सी कर्व है, तो यहाँ पे डी जो पॉइंट है वो ए और सी के बीच का जो है एवरेज यूटिलिटी दिखाता है। तो हमें जो श्योर है हम उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड केस। इसमें प्रेजेंट अर्निंग 20,000 है, लेकिन हमारी प्रेजेंट यूटिलिटी जो है हमने 50 कर दी यहाँ पे। अब देखते हैं पर्सन जो होगा वो रिस्क लवर पर्सन होगा। तो 10,000 पे हमारी यूटिलिटी 45, 20,000 पे प्रेजेंट यूटिलिटी कितनी है 50, और हमें एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है 60। 60 कहाँ से आया, ये अभी हमने यहाँ पे किया था कैलकुलेट 60, तो ये आ गया हमारा 60। और 30,000 की यूटिलिटी कितनी है 75, जैसे हमने पहले टेबल में देखा। अब हम ए बी और सी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है एक कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व यानी कि पर्सन क्या है, रिस्क लवर है। यहाँ पे आप देखिए प्रेजेंट में उसकी यूटिलिटी 50 है, तो यदि वो 50 से चांस लेता है और उसे गेन हो जाता है अपने बिजनेस में या जॉब में उसे गेन हो जाता है,
तो वो 50 से चला जाएगा 75, तो गेन कितना हो गया उसे 25 यूटिलिटी उसको एक्स्ट्रा मिली। और यदि वो उसे लॉस होता है अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में, तो वो 50 से कहाँ पे आ जाएगा 45 पे, तो लॉस कितने का हो गया 5 का। तो लॉस इज लेस देन गेन, और गेन ऑफ यूटिलिटी इज ग्रेटर देन लॉस ऑफ यूटिलिटी, दैट इज 5। तो पर्सन, ये देखिए ये एरो भी यहाँ पर जो है बड़ा है और ये लॉस का जो एरो है वो छोटा, तो गेन ज़्यादा हो सकता है, लॉस कम हो सकता है, तो पर्सन रिस्क लेगा वो पर्सन रिस्क लवर है। और यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा अपवर्ड कर्व है वो छोटा है, जो डाउनवर्ड कर्व है वो बड़ा है, तो डाउनवर्ड कर्व यानी कि लॉस ज़्यादा होगा और यहाँ पे उसको गेन कम होगा। और यहाँ पे अपवर्ड जो है वो कर्व बड़ा है, वो एरो बड़ा है, और जो डाउनवर्ड एरो है वो छोटा है। ये देखिए आप यहाँ पर ऐसे है ना, यहाँ पे इन दोनों एरोस को देखिए। तो ये हो गया हमारा कि पर्सन तीनों केस में कैसा होगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो है ये टेबल सेम रहेगा, बस हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज 60 की जगह एक बार 50 कर दे रहे हैं और एक बार 70, और हम देख रहे हैं कि पर्सन रिस्क एवर्स होगा या रिस्क लवर होगा। एक प्रश्न आपके लिए कि हम आपसे कहें कि आप 50 रुपीज़ पे कीजिए और हम आपको इस मार्कर के साथ में और एक मार्कर जो है फ्री देंगे, और दूसरा ऑप्शन आपको दे कि आप 50 रुपीज़ पे कीजिए और हम एक कॉइन फ्लिप करेंगे, यदि उसमें हेड आया तो एक पेन या एक ये मार्कर आपको देंगे, और टेल आया तो आपकी 50 रुपीज़ भी हमारे और ये मार्कर तो हमारा है ही। तो अब आप बताइए आप क्या चूज़ करेंगे? ए ऑप्शन ही चूज़ करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि 50 रुपीज़ पे करने हैं, ये पेन तो श्योर मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में और एक मार्कर फ्री मिलने वाला है, इसमें आपको 100% श्योरिटी है। दूसरा जो ऑप्शन है कि 50 रुपीज़ की बेट खेली जाए और ये आपको मार्कर मिलेगा, और यदि आप हार गए तो आपको मार्कर नहीं मिलेगा, तो उसमें 50-50% चांसेस है। तो आप क्या चूज़ करोगे? आप जो श्योर है उसे चूज़ करोगे। श्योर ऑप्शन क्या है कि 50 रुपीज़ दिए जाए और एक के साथ एक मार्कर फ्री लिया जाए। तो अब हमारा आता है फर्स्ट रिलेवेंसेस, यूजेस और इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंश्योरेंस। जो आपने देखा होगा कि जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं वो एक प्रीमियम मनी पे करते हैं, जैसे कार एक्सीडेंट के लिए या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसके लिए। तो पेइंग प्रीमियम फील्स सेफ देन लूजिंग एंटायर कार इन एक्सीडेंट और देन लूजिंग एंटायर मनी इन मेडिकल एक्सपेंसेस। कि हम जो प्रीमियम पे करते हैं वो हमें सेफ लगता है कि हम हर महीने थोड़ा थोड़ा या हर 6-6 महीने में हम थोड़ा थोड़ा प्रीमियम अमाउंट जो पे कम करते जाए इंश्योरेंस कंपनी को, बजाय कि हम इंश्योरेंस ना लें, थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे ना करें और किसी दिन अचानक से कार का एक्सीडेंट हो जाए या घर में आग लग जाए या किसी की तबीयत खराब हो जाए, बहुत ज़्यादा कुछ हेल्थ इशू आ जाए, तो कई बार हेल्थ इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, हेल्थ जो इश्यूज होते हैं कि उनका पूरा जो सेविंग्स होता है वो पूरा उनको हॉस्पिटल के बिल चुकाने में ही निकल जाता है। तो घर चला जाए, पूरी सेविंग्स चली जाए हमारे हेल्थ एक्सपेंसेस में, उससे तो यही अच्छा है कि हम छोटा छोटा प्रीमियम अमाउंट पे करते रहें। इसी तरह से जो कंपनीज होती वो भी प्रीमियम उतना ही रखती है जितना कि कंज्यूमर विलिंग होता है पे करने के लिए। तो पेइंग प्रीमियम फील्स सेफ देन लूजिंग एंटायर कार इन एक्सीडेंट और लूजिंग होल सेविंग्स इन मेडिकल एक्सपेंसेस। कंपनीज डिजाइन प्रीमियम अमाउंट दैट पीपल विल बी विलिंग टू पे। दूसरा हमारा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए कि आप एक सीईओ है एक कंपनी के, आपके पास दो ऑप्शंस है, आपको एक है सेफ प्रोजेक्ट है लेकिन उसमें कम प्रॉफिट मिलेगा, स्मॉल प्रॉफिट है, और एक है रिस्की प्रोजेक्ट है और उसमें प्रॉफिट भी बहुत बड़ा है। तो एज ए सीईओ ऑफ कंपनी व्हाट यू विल बी चूज? यू विल चूज सेफ प्रोजेक्ट विथ स्मॉल प्रॉफिट ओवर रिस्की प्रोजेक्ट विथ ह्यूज प्रॉफिट। थर्ड हमारा है कॉन्फ्लिक्ट और वॉर। यहाँ हम वॉर का मतलब जैसे प्राइस वॉर भी ले सकते हैं और जो देशों के बीच में होता है वो वॉर भी ले सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट और
war. If opponent is risk averse, risk avoids, he avoids risk. You can scare them to surrender or admit. If he is the opponent is risk lover, they will fight until the end. Either they will win or they will lose, but because they are risk lover, so they will fight no matter what will be the end of this war. Either they will win or they will lose. मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जैसे सिचुएशन में भी ये कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि पर्सन जो है रिस्क एवर्स होगा, वो रिस्क से डरता होगा, रिस्क से बचना चाहेगा, तो आप उसको डरा सकते हैं कि मतलब वो सरेंडर करे, जो दूसरी कंट्री है जो वॉर में शामिल है वो सरेंडर करे, नहीं तो आप उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। तो वो रिस्क एवर्स हुआ, रिस्क से बचने वाली कंट्री हुई, तो वो सोचेगी कि सरेंडर करना ही ठीक है। इसी तरह यदि वो रिस्क लवर कंट्री हुई, तो वो क्या कहेगी कि नहीं, हम तो वॉर करके रहेंगे, चाहे हमारे सब जो हमारे नागरिक है सबकी जान क्यों न चली जाए, पर हम तो वॉर करेंगे। और इसी तरीके से मान लीजिए कि दो कंपनीज हैं, उनमें प्राइस वॉर चल रहा है, जैसे कोको कोला पेप्सी ले लीजिए, है ना, उनमें प्राइस वॉर चल रहा है। अब यदि कोको कोला अपने प्राइस बढ़ाती है या कम करती है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो अदर कंपनी है पेप्सी, तो वो अपना प्राइस कम करेगी या बढ़ाएगी। यदि वो रिस्क लवर होगी तो वो अपना प्राइस बढ़ाएगी, और यदि वो रिस्क एवर्स होगी तो अपना प्राइस जितना है उतना ही रखेगी। तो हमें ये सामने वाले की स्ट्रेटजी क्या है ये जानने में भी दिस थ्योरी हेल्प्स। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। आपने देखा होगा कि जब टैक्स स्लैब में देखा होगा कि 6 लाख तक 7 लाख तक इनकम पर 0% टैक्स है ना, और फिर मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाती है उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स रेट भी बढ़ते जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब मान लीजिए कि किसी कोई गरीब व्यक्ति है ना, वो दिन में 1000 रुपये कमा रहा है, और कोई अमीर व्यक्ति है जो कि एक दिन में 10,000 कमा रहा है, तो 1 रुपये की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी? उस व्यक्ति के लिए जो दिन में 1,000 कमा रहा है, न कि उस व्यक्ति के लिए जो दिन में 10 लाख कमा रहा है। वो तो 10 लाख कमा रहा है, उसके लिए 1 रुपये कम हो गया अगर 1 लाख में 10 लाख में से, तो वो 0 के बराबर। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो कि 1000 ही कमा रहा है, उसके लिए 1 रुपये भी बहुत बड़ी बात है। तो यही कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, दैट यूटिलिटी ऑफ 1000 इज मोर फॉर पुअर पर्सन देन फॉर रिच पीपल। इट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी ऑफ कंट्री। और इस तरीके से हम जो हमारी होल कंट्री की यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। Come to the criticisms of this NM utility index. First criticism is cardinal measure of utility is not possible. इसका मतलब है कि हमने जैसे टेबल देखी, उसमें हमने कहा कि 10,000 से हमें 60 यूटिलिटी मिल रही है, 60 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है। 10,000 से हमें 30 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है। तो हम जो यूटिलिटी मिल रही है उसे कार्डिनल मेजर नहीं कर सकते, कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, यानी कि हम उसे एक नंबर असाइन नहीं कर सकते, एक ऑर्डर में असाइन कर सकते। इससे जो इकोनॉमिस्ट है वो यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर करने पे और ऑर्डिनल मेजर करने पे उनके बीच में एक आर्गुमेंट चलते रहता है। तो ये जो थ्योरी है वो यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर करती है, एक नंबर असाइन करती है, जबकि हम यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं गिन सकते। सेकंड क्रिटिसिज्म इज इग्नोरिंग जॉय ऑफ टेकिंग रिस्क, ओनली फोकस इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। मीन्स इसमें जो है वो कुछ व्यक्तियों को रिस्क लेने का शौक होता है, तो रिस्क लेने का जो उनको एक शौक है उसको वो फोकस नहीं करते, उसको वो इग्नोर करते हैं, और उनका फोकस किस पे रहता है कि पर्सन को रिस्क से कोई मतलब नहीं है, उसको खुशी नहीं मिलती है, उसे क्या चाहिए, सिर्फ उसे यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी। जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति को यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं भी हो रही होती है तभी भी वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं। थर्ड है ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी। नॉट श्योर, ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंस बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज श्योर बिकॉज मूड चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल हियर,
In morning you choose to drink juice, but in afternoon you choose option B, coffee, and in evening you choose option C, tea. But in evening you like to drink tea, that is option C. It means in morning you will always prefer option A, juice. In afternoon you will choose coffee, that is option B, and in evening option C you will always choose tea. But sometimes it can be changes. Sometimes in morning time you can drink tea, or in evening you can drink coffee or juice. So transitivity is not always sure. जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी, अगर पर्सन ने ए चूज किया है ओवर बी एंड बी इज चूजन ओवर सी, पहले ए चूज किया, ए और बी ऑप्शन में से ए चूज किया, देन बी और सी ऑप्शन में से बी चूज किया, तो वो ए और सी में से ए ही चूज करेगा, मतलब वो अपनी चॉइस पे कंसिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं होता क्योंकि मूड्स तो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में कोई व्यक्ति जूस पीता है और आफ्टरनून में कॉफ़ी और शाम में वो चाय पीते हैं, पर क्या ज़रूरी है कि हर दिन वो इसी रूटीन को फॉलो करे? क्या पता कभी उनका मन कर जाए कि मॉर्निंग में ही चाय पी ले, कभी उनका मन कर जाए कि आफ्टरनून में जूस पी ले। जैसे कि होता है ना, जब व्रत रखते हैं तो वो जूस प्रेफर करते, क्या पता तब वो कॉफ़ी ना पिए, या फिर इवनिंग में कोई टी को रिप्लेस करके जूस पी ले। तो ऐसे हमने कह सकते हैं कि ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी जो होती है वो श्योर होगी। फोर्थ पॉइंट है इंडिपेंडेंस। ए इज प्रेफर ओवर बी मीन्स नो अदर ऑप्शन सी विल इंटरफेयर इन दिस। ये कहता है कि हमारे पास दो चॉइस है ए और बी, हमने ए को चूज कर लिया, तो अब यदि हमें कोई ए और बी के साथ कोई तीसरा ऑप्शन सी प्लस करके ऐड करके दिखता है, तभी भी हम ऑप्शन ए ही चूज करेंगे। ऐसा इस थ्योरी का अजम्पशन है, पर ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सबसे अच्छा उदाहरण कि आपने देखा होगा मार्केट में जो सर्फ मिलते हैं ना, निरमा सर्फ, तो मान लीजिए एक कंपनी है एक्स सर्फ है, उसके साथ में वो देती है बकेट फ्री, सी ऑप्शन हो गया अब यहाँ पे फ्री बकेट। और जो वाई सर्फ है वो कंपनी अपने सर्फ के साथ में सी ऑप्शन टब फ्री देती है। तो अब आपने एक बार बकेट ले ली, दूसरी बार तो आप सोचेंगे ना कि अब हम टब लेते हैं, या फिर आपने एक बार टब ले लिया तो आप सोचेंगे अब अगली बार हम बकेट लेते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 2 बार बकेट ले और 2 बार टब ले, मतलब 2 बार सर्फ के साथ में बकेट प्रेफर करें और तीसरी बार जो सर्फ के साथ में टब प्रेफर कर दे। तो ये मतलब इंडिपेंडेंस जो कहा है इसमें, तो इंडिपेंडेंस फ्रॉम अदर ऑप्शन इज नॉट देयर इन दिस एनएम यूटिलिटी थ्योरी। आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट एनएम यूटिलिटी इंडेक्स वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और इकोनॉमिक्स वाली मैडम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।